Hello dear student, welcome to our YouTube channel। सीजी व्यापम पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम हल करेंगे। ये वीडियो का दूसरा भाग है। इससे भी पहले एक और भाग बन चुका है जिसमें कि विगत वर्षों के प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल हमने किए हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चले हैं। जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है रेखा गणित से, उसके लिए भी हमने वीडियो डाला है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चैनल में जो भी विद्यार्थी नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन को अभी तक नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है वो लोग ऑन कर लें, ताकि वीडियो जो भी अपलोड होगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिए, इस पर अपने डाउट्स कमेंट्स रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट जो भी हैं उनको सबसे पहले इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद बताएंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, इस क्वेश्चन के पीछे क्या रीजन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा और क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्तौल से पहली बार एक साथ फायर करते हैं तथा उसके पश्चात वे क्रमशः प्रत्येक 3, 5 तथा 7 सेकंड में अपने पिस्तौल से फायर करते हैं, तो 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात कितनी बार एक साथ फायर करते हैं। If 3 persons fire from their pistol simultaneously for the first time, after that they fire at every 3, 5 and 7 seconds from their pistol, how many times they fire together in 1 hour after third simultaneous fire। ये जो क्वेश्चन है ये लघुत्तम और लघुत्तम महत्तम एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से रिलेटेड है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कितने बार एक साथ मिलेंगे, कितने बार एक साथ घंटी बजेगी, ये सब जितने क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से हैं। बट एलसीएम और एचसीएफ ही क्यों लिया जाता है उसका आज वजह जानेंगे। तो चलिए हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसके लिए मैं 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब एलसीएम एचसीएफ में लाइन ड्रॉ करने का क्या काम है, आपके यही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, रीजन को क्लियर करेगा कि भाई इतना दिन तक आप एलसीएम एचसीएफ रट के हाँ लेते हैं बट क्यों लेते हैं, इसको पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए, एक बंदा है जो हर 3 सेकंड में फायर करता है, मतलब 3 के बाद कितना सेकंड, 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21, ऐसा हर 3-3 सेकंड में क्या करता है वो फायरिंग करता है। एक बंदा है जो हर 5 सेकंड में फायरिंग करता है, 5 सेकंड में करेगा, फिर कितने सेकंड में करेगा 10, फिर कितना में करेगा 15, फिर 20 सेकंड। इस तरह से वो हर 5 सेकंड में फायरिंग करता है। अब दोनों बंदे को एक साथ फायरिंग करा देते हैं
ठीक है। एक साथ फायर करने के बाद एक बार सबसे शुरू में स्टार्टिंग में दोनों ने एक साथ फायर किया, पहले बंदे की फायरिंग 3 सेकंड में निकलेगी, उस समय दूसरे बंदे की फायरिंग खामोशी रहेगी। कुछ समय बाद जैसे ही 5 सेकंड होगा दूसरे बंदे की फायरिंग निकलेगी, लेकिन पहले बंदे की फायरिंग नहीं निकलेगी। फिर कुछ समय बाद 6 सेकंड होगा तो पहले बंदे की फायरिंग निकलेगी, दूसरे बंदे की फायरिंग नहीं निकलेगी। इस तरह से कोई भी कॉमन फायरिंग दोनों में नहीं हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा 15 सेकंड का, जिसमें ए की फायरिंग के साथ साथ किसकी फायरिंग होगी, बी की भी फायरिंग होगी। क्लियर है? तो ये हमारा 15 सेकंड वो सेकंड है जिसमें कॉमन फायर हो रहा है। और 15 वो नंबर है जो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल, मतलब 3 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के पहाड़े में भी आएगा। तो ये कॉमन और ये मल्टीपल, तो सी का कॉमन और एम का मल्टीपल। अब इससे भी और आगे अगर जाएंगे तो और भी कॉमन मिलेंगे जो दोनों में रहेंगे, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समावर्ती। लघु माने छोटा, सम माने एक जैसा बराबर, और अपवर्त माने होता है पहाड़ा। ठीक है? तो 15 सेकंड की फायरिंग, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर भी लगाना है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उसका एलसीएम लघुत्तम ही लेते हैं। इसका मतलब मुझे 3, 5 और 7 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। 5, ये 1 और ये 7। वैसे तो देखा जाए इनमें कोई कॉमन नहीं है 3, 5, 7 में, तो आप उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई मतलब गुणा भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आ गया 105 सेकेंड, मतलब 105 सेकेंड वह समय है, हर 105 सेकेंड में तीनों की फायरिंग एक साथ निकलेगी। चलिए अब फिर एक लकीर बना लेते हैं। अब ये लकीर हमने क्यों बनाया, मान लेते हैं 3 बंदे हैं जिसका नाम है ए, बी और सी। ए हर 3 सेकेंड में फायर करता है, बी 5 सेकेंड में और सी 7 सेकेंड में। तो तीनों की कॉमन फायरिंग कितने समय बाद निकलेगी, 105 सेकेंड। दूसरी फायरिंग फिर एक साथ कब निकलेगी, फिर 105 सेकेंड माने स्टार्टिंग से 210 सेकेंड, 210 सेकेंड, फिर 315, फिर 420। इस तरह से हर 105 सेकेंड में वह आगे बढ़ते रहेगा। अब उसमें पूछा है कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। अब 105 को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3600 है, वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं, उतने बार फायरिंग होगी। तो 3600 को 105 से क्या करेंगे, पार्टीशन मतलब भाग कर देंगे। 15 7 105, 15 2 30, 15 चौक 60, 0 जा 7 1 जा 7 3 जा 20, 7 4 जा 0.28, ये आएगा। अब देखो 1 घंटे माने 3600 मतलब 3600 सेकंड में 34.2.8 टाइम्स क्या होगी, फायरिंग होगी, उतने बार फायरिंग एक साथ होगी। अभी थोड़ा सुनने में और बोलने में भी अजीब लग रहा है, क्यों, क्योंकि बंदा कोई फायरिंग करेगा या तो 34 टाइम्स करेगा या तो 35 टाइम्स करेगा। तो वही चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये कंप्लीट नंबर में फायर करेगा, मतलब ये कंप्लीट होगा कितने बार फायरिंग, 34 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 35वां फायरिंग करने के लिए उसको 1 घंटे से ज्यादा समय आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमको केवल कितने घंटे का पूछा है, 1 घंटे का। ये जो 34 हुई है ना फायरिंग, वह फर्स्ट फायरिंग के बाद की बात है। अगर इसमें फर्स्ट फायरिंग को हम इंक्लूड कर दें तो 1 फायरिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब कितने हो गई, 35 फायरिंग हो गई। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 घंटे में तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, मतलब थर्ड फायर, ये फर्स्ट फायर हो गया, ये सेकंड फायर हो गया, ये थर्ड फायर के बाद, मतलब इन तीनों फायरिंग को एक साथ जो फायरिंग हुई है इनको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब 35 में कितना माइनस कर लेना है, 3।
तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 32 फायरिंग। तो 1 घंटे में 3 फायर को छोड़ के उसके बाद कितने बार और फायरिंग होगी? 32 टाइम। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के पीछे कौन सा लॉजिक लगा है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है, कौन से चैप्टर का है, कैसे बनेगा, इस पर बात करेंगे हम। चलिए, और साथ ही साथ इस पर एक रियल वीडियो बताएंगे। रियल वीडियो मतलब आपको वाकई में रियलाइज होगा, जो रूल रहेगा वो खाली लिखा हुआ नहीं, एक थ्योरेटिकल नहीं, आज आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे हम। तो चलिए क्या प्रैक्टिकल है देखते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। OD, OE and OF are perpendicular bisector to the 3 sides of the triangle. What is the relationship between angle BAC and the angle BOC? चलिए हिंदी में उसको रीड कर लेते हैं। OD, OE तथा OF त्रिभुज की 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक लिखा है। ये एक्चुअल में होना चाहिए था लंब समद्विभाजक। तो कोण BAC तथा कोण BOC के बीच क्या संबंध है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये लिया गया है ज्योमेट्री पोर्शन। ज्योमेट्री पोर्शन में यहां पर एक ट्रायंगल का डायग्राम भी बनाया है, तो लग रहा है ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। इवन तो यहां पर क्वेश्चन में ट्रायंगल का भी जिक्र किया है, त्रिभुज का, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का किया है, मतलब कुल मिला के रेखागणित ज्योमेट्री पोर्शन का है। और अभी फिलहाल ट्रायंगल मतलब त्रिभुज से संबंधित प्रश्न दिख रहा है। चलिए क्या ये वाकई में त्रिभुज से संबंधित है या कुछ और लॉजिक लगा है? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, बोला है ट्रायंगल है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम नेमिंग कर देते हैं A, B और C। बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये क्या होता है? ये जो वर्ड है ना, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये रहा, मान लेते हैं BC का ये मिड पॉइंट है, एकदम बीचों बीच। अब इस D से परपेंडिकुलर मतलब एकदम पर 90 डिग्री बनाते हुए अगर कोई लाइन पास हो रही है, मतलब ये हो गई उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक उसी तरह से A और C के बीचों बीच मिड पॉइंट से E मान लेते हैं, यहां से अगर एकदम 90 डिग्री बनाते हुए अगर कोई लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिमिलरली यहां से भी इसको ले लेते हैं M। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। अब इसमें 2 सवाल उठते हैं। 2 सवाल ये उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये लाइन इन वर्टिसेस मतलब शीर्षों को छूता हुआ जाएगा, मतलब ABC को छूता हुआ जाएगा? तो इसका आंसर है जरूरी नहीं है कि वो A, B और C को टच करता ही हुआ ही जाए। पहला चीज, ठीक, मतलब कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? लंब समद्विभाजक। लंब मतलब 90 डिग्री, सम माने बराबर और द्वि माने 2, भाजक माने पार्ट्स, पार्टीशन, भागों में बांटना। तो इसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले देखो। डी क्या है? बीचों बीच, मध्य बिंदु है, तो पार्टीशन हो गए, इक्वल पार्ट हो गए, 90 डिग्री जा रहा है, बात खत्म। कोई से जाए चाहे मत जाए कोई दिक्कत नहीं। पहला। दूसरा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा कि अलग अलग क्या होगा? अलग अलग बनेगा, अलग अलग जगह काटेगा? तो इसका भी आंसर है, या मैंने जानबूझकर उसको मिलाते हुए ऐसा डायग्राम बना दिया? तो इसका आंसर है ये तीनों रेखाएं, तीनों लाइंस
एक ही पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। ठीक, क्या उसका कोई स्पेशल नेम है? हाँ बिल्कुल है। क्या उसका कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, यहां पर देखते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही वीडियोस में बता दिया है, और वीडियो जो है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां आप जाइए और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलिए, फर्स्ट पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर संगामी होते हैं। संगामी का मतलब होता है कॉन्कुरेंट। पहला कॉन्सेप्ट। अरे संगामी क्या होता है? ये संगामी का मतलब एक ही पॉइंट से गुजरेगा ना, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस, तब उसको हम संगामी कहते हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब क्या इसका कोई स्पेशल नेम है? हाँ बिल्कुल स्पेशल नेम है। क्या नेम है? तो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र का मतलब होता है सरकम सेंटर। अब ये परिकेंद्र क्या चीज है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये पहले जान लेते हैं। तो चलिए, क्या होता है परिकेंद्र, ये हम जानते हैं। चलिए, मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया, इसको नेमिंग कर दिया ए बी और किससे सी से। यहां पर ले लिया पॉइंट ओ, जहां पर तीनों पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं। ए दिस इज ओ। ओ क्या है? परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र की क्या प्रॉपर्टी, क्या खासियत है? जो केंद्र जो है परि, जिसको केंद्र बोल रहे हैं ओ, वहां से शीर्षों तक की दूरी है, मतलब ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है, और ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है, ये सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सब इक्वल है। अब इसके इक्वल होने से क्या फायदा है? इक्वल होने से ये फायदा है कि अगर ओ पर निडिल रखेंगे, निडिल मतलब राउंडर जो बोलते हैं ना, प्रकार की सुई को रखेंगे, और उसके पेंसिल को कहां तक फैलाएंगे, उसको फैलाते हुए कहां तक पेंसिल को लगाए ए, और उसके बाद उसको राउंडिंग कर दिए, मतलब एक घुमा दिए, माने वृत्त बना दिए, तो वह बी के साथ साथ देखो फैलाए उसको कहां तक थे, ए तक, लेकिन वो टच किसको कर रहा है? बी के साथ साथ किसको टच कर रहा है? सी को। क्यों? क्योंकि ओ से बी भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ओ से ए है, उसी तरह से ओ से जितना ए है उतना ही सी है। मतलब ये जो डिस्टेंस सेम होने की वजह से उनको छूता हुआ क्या करेगा? जाएगा। ये क्लियर हो गया बात? अब ये जो सर्कल बनता है उसका भी एक स्पेशल नाम है, जिसे बोलते हैं परिवृत्त। परि मतलब बाहर की ओर बनने वाले वृत्त को परिवृत्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। अब यहां पर आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये एक एंगल बी ओ सी और एक एंगल नजर आ रहा होगा बी ए सी। इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन बताना है। तो चलिए भैया, ये तो कहां सर्कल में घूम गए हम। चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया सर्कल, ये इसका बना दिया मैंने सेंटर, ये ले लिया मैंने बी और ये ले लिया मैंने क्या जी? सी। यहां पर एक कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है? ए है। अब इन्हीं एंगल्स के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो ये देखो, ये वृत्त के अंदर आ गया, सर्कल के अंदर आ गया, दो एंगल बन रहे हैं। क्या इसका रिलेशन सर्कल से है? हाँ बिल्कुल सर्कल से है। तो क्या रिलेशन है? तो इस रिलेशन को पहले लिख देता हूं यहां पर, उसके बाद अच्छे से समझा दूंगा।
चलिए लिखते हैं यहां पर, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित माने बनाया गया, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में वृत्त पर बने कोण का या अंतरित कोण का लिख सकते हैं, दुगना होता है। चलिए इंग्लिश में थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। इन एनी सर्कल एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ऑन सर्कल। अब ये क्या है, पहले इसको जो मैंने बोला लिखा उसको अब यहां पर रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। किसी वृत्त में आपको दिख रहा होगा, एक गोला वृत्त दिख रहा है, वृत्त चाप द्वारा। अब चाप क्या होता है, जैसे बी है और ये सी है, तो हमारे जो वृत्त की परिधि, परिधि मतलब आउटर लाइन, इसका कोई एक पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट, ये जो डार्क कर रहा हूं मैं, ये हो गया चाप के द्वारा केंद्र पर, मतलब बी सी के द्वारा कहां पर बनाया जा रहा है, केंद्र पर एक क्या बनाया जा रहा है, कोण। ठीक है, उसी चाप द्वारा, उसी चाप मतलब बी सी के द्वारा वृत्त के शेष भाग में, शेष भाग मतलब ये जो आर्क है ना, चाप है, इसको छोड़कर इधर की बात कर रहा है, ये हो गया हमारा शेष भाग। शेष भाग में वृत्त पर, इस वृत्त के कोई भी पार्ट में कहीं भी ले लो, बने कोण का, ये जो एंगल बन रहा है ना वृत्त में, इस बने कोण का दुगना होता है। कौन, सेंटर वाला, मतलब केंद्र वाला, मतलब केंद्र में कौन बन रहा है, पीओसी। ये डबल होता है, किसका डबल होता है, उसी चाप से जो वृत्त पर बनेगा। वृत्त पर कौन बन रहा है, बीएसी। तो ये रिलेशन मिलेगा बीओसी और बीएसी के बीच। कौन सा रिलेशन, फोर्थ रिलेशन। अब आप लोग को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखो, कंफ्यूज करने के लिए उसने ट्रायंगल का डायग्राम दिया है। रिलेशन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सर्कल का आ रहा है। क्यों आया, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल का रिलेशन किसके साथ दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो दोनों के बीच के रिलेशन को क्या कर रहा है, बना रहा है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये तो मैंने इतने सारे चीजें आपको क्लियर बता दी, लेकिन आपको फील होना चाहिए ना भाई, कि जितना मैंने बोला वो वाकई में रियल में वो चीज होता है कि नहीं होता, या कुछ है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक देख लेंगे किसको, चलिए एक देखते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या वाकई में वह रियल होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर रियलिटी क्या है इसकी। चलिए मैं ले लेता हूं, बना लेता हूं एक ट्रायंगल। क्या बना लिया मैंने, एक ट्रायंगल बना लिया। ये गया, ये 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 और ये। मैंने आपको यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करके बता दिया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। चलिए
अब इसका लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको बीचों बीच क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चलिए इसको ले लेते हैं, ये पहले बी और सी का ले लिया मैंने, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ए और ये सी, यहां पर बना दिया बी और ए का। देखो भैया ये ऑटोमेटिक एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। अब ये बाहर की ओर है इसलिए दिमाग आपका घूम जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको अंदर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया बात। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये और ये इसका इंटरसेक्शन। ये जो डी आ रहा है ना, इस डी पॉइंट को आप रीनेम कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं भैया। क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये ओ रिप्रेजेंट हुआ है ना, इसलिए। चलिए इसको हम ओ लगा लेते हैं। चलिए इसको बदल के हमने कर दिया, वो कर दिया। चलिए पहले ओ कर लेते हैं, ओ कर दिया हमने। क्लियर हो गया बात। अब वो दिख रहा है आपको। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको नाम दे देते हैं। चलिए इसका ये डी हो गया, ये डी आ गया। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया। थोड़ा इसको दूर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। एफ हो गया, ये ई हो गया और ये डी हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो गाढ़ा दिख रहा है, ये ए से नहीं जा रहा है, पहला चीज। ठीक, दूसरा चीज ये हो रहा है कि ये तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं, जिसका नाम ओ है। जिसका नाम क्या है, ओ है ना। एक ही पॉइंट पे इधर उधर से नहीं जा रहा है। आप कहीं से भी इसको यही कर लो, देख लो, ये आप खिसका लो, ये तीनों एक ही जगह क्या होंगे, मिलेंगे। तो हमने कितने तरीके से इसको खिसका लिया, लेकिन क्या हो रहे हैं, वहां एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं जी, मिल रहे हैं। क्लियर हो गया, तो क्लियरिफिकेशन मिल गया। अब क्या करना है, ओ से ए तक का, ओ से कहां तक का, ए तक का एक सर्कल ड्रा करते हैं। ओ पर ले लिया मैंने, गाढ़ा हो गया, देख रहे होंगे। अब इसको देखो बढ़ाते जा रहा हूं, कहां तक बढ़ाना है मुझे, देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूं केवल ए तक का, लेकिन ये ऑटोमेटिक बी और सी से भी क्या होगा, देखो ये बी और सी से भी गुजरने लग गया ऑटोमेटिक। क्लियर हो गया बात। मैंने इसको बढ़ाया, केवल ए तक को फैलाया है, ए तक को, लेकिन ये कहां से गुजरने लग गया, बी और सी से। मतलब ये वही केंद्र है ओ, जहां से ओ से ए तक का डिस्टेंस, दूरी, ओ से बी तक का और ओ से सी तक का जो दूरी है, वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर हो गया। अब हमको क्या क्लियर करना है, अब क्लियर ये करना है कि इसका जो एंगल है सही में आधा दिख रहा है या डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले ये देखो, ये ओ तक को, अब ओ से कहां तक, सी तक को, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए इसका एंगल मेजर कर लेते हैं, कितना एंगल है, ये है बी ओ सी, कितना दिखा दिया। चलो इसको थोड़ा सा मूवमेंट इधर करा देते हैं, ये आ गया मेरा 143.4। क्या इसका आधा यहां पर ए पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो वेरीफाई हो गया। बी ए सी, अब आप डिवाइड करके देख लो भैया, क्या उसका आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आधा हो रहा है मतलब दिख रहा है आपको, प्रूफ आपको दिख रहा है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया एक्चुअलिटी में वो रियल में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है। 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था जो कि कक्षा छोड़कर चले गए तथा 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः 13, 11, 10.5 और 9.75 थे नए आ गए। तब कक्षा के छात्रों का वर्तमान औसत अंक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15। 5 स्टूडेंट लेफ्ट हुज average marks was 15.25 and the 4 new students joined the class whose marks were respectively 13, 11, 10.5 and 9.75. Then the present average marks of the student in a class is। चलिए ये क्वेश्चन हमने रीड कर दिया। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेटेड, पहले देखो, छात्रों का औसत अंक एवरेज, मानी ये जो क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर से रिलेटेड है। अब एवरेज चैप्टर को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, पहले पढ़ते आ रहे हैं, और औसत मतलब एवरेज, योग, योग मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इट मीन्स सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे, चेंज ये करना है कि अगर मुझे योग चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब औसत का गुणा हो जाएगा किसके साथ, संख्या। मतलब अगर सम चाहिए तो मैं एवरेज का मल्टीप्लाई कर लूंगा नंबर के साथ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो पूरे एवरेज चैप्टर ही आपसे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कैसे होगा ये देखो, इसके लिए बनाना है आपको 3 कॉलम। 3 कॉलम में क्या क्या रखना है, पहले ये देखो, पहला है संख्या जिसको बोलते हैं नंबर, दूसरा कॉलम में बनाना है आपको औसत जिसको हम बोलते हैं एवरेज, तीसरा है हमारा योग। ये 3 कॉलम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप देखिए। क्वेश्चन को रीड करते जाओ, जो बोला है करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे देखो, 50 छात्र मतलब नंबर दिया है, कितने लोग हैं 50, औसत 15 है, तो योग कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों को गुणा, कितना हो गया, मतलब 50 विद्यार्थी थे, छात्र थे, वो लोग अलग अलग नंबर पाए थे, सब के नंबर को जोड़े, कोई कम कोई ज्यादा पाया, तो कितना मिला टोटल 750, मतलब 750। 50 लोग के स्टूडेंट के नंबर को मिलाने पर 750 आया। अब क्या हो गया, 5 स्टूडेंट मतलब 5 छात्रों का औसत अंक था जो छोड़कर चले गए, कितने लोग निकल लिए, 5 लोग। कितने औसत वाले हैं, अब एक बात बताओ भाई, 5 लोग जाएंगे तो लोग अपने नंबर को भी तो लेके जा रहे हैं, तो कितना लेके चले गए, वही फिर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये 76.25। या 5 लोग मिलके कितना, कितने के हिसाब से 15.25 इक्वली अगर बांटा गया है तो उसके हिसाब से 76.25 उनमें कमी आ रही है टोटल में, तो स्टूडेंट के नंबर में भी कमी आएगा। अब स्टूडेंट कितने रह गए, केवल 45, और उनका प्लस करने पर कितना आ रहा है, सॉरी माइनस करने पर कम होगा ना, तो कितना आएगा 673.75, आप माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4 नए स्टूडेंट आ रहे हैं भैया। अब नए स्टूडेंट आ रहे हैं, इन लोग के कितने कितने नंबर लेके आ रहे हैं, 13, 11, 10.5 और 9. इतने नंबर वाले स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। शामिल हो रहे हैं मतलब क्या करना है इनको, प्लस। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भैया, 49। अब 45 लोग को प्लस करने पर इतना था, 4 लोग का नंबर और एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 718। कितना हो जाएगा 718। अब देखो पूछा क्या है, वर्तमान औसत अंक, वर्तमान माने लेटेस्ट, ठीक है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कितने लोग हैं 49, और उनको प्लस करने पर कितना आ रहा है 718। तो यही तो निकालना है, औसत निकालना है आपको। योग पता चल गया,
नंबर पता चल गया। तो चलिए वर्तमान औसत, वर्तमान औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, योग, योग कितना आ गया 718 बटे में कितना 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दूना 7 दूने 14, 4 7 पंचे 35, ठीक है कितना हो गया 7 दूने 14, 4 7 पंचे 35, 7 7 49, 7 एकम 7 एकम कितना हो गया 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 छक्का 42, 3 बचा, 7 पंचे 35, ये आ गया लास्ट फाइनल। कितना आ गया भैया 14.65। देखो कितनी आसानी से आ गया। हमको केवल ये ऊपर वाला बस कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉलम दिमाग में रखना है। जो आ रहा है प्लस करो, जो जा रहा है माइनस करो, प्लस माइनस बस करो, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, क्लियर है ना, एकदम आराम से आएगा। चलिए प्रश्न आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है, कौन से चैप्टर का है, पहले प्रश्न तो पढ़ लें। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए 10 की घात 25 ऋण 7 तथा 10 की घात 24 धन x का अंतर 3 से विभाजित होता है। द डिफरेंस ऑफ 10 पावर 25 माइनस 7 एंड 10 पावर 25 प्लस x इज डिविजिबल बाई 3 फॉर विच वैल्यू ऑफ x। ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, संख्या पद्धति, विभाजित विभाज्य, वो भी क्या घातांक वाले विभाजन। घातांक वाले विभाजन बोलने का मतलब क्या है, जो पावर में नंबर रहते हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसका वीडियो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है। अच्छे तरीके से जानना है प्रीवियस वीडियो, इसको जस्ट पार्ट 1 को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना होता है। देखो भैया, कभी भी किसी को कंप्लीट डिवाइड करना है, पूर्णता विभाजित करनी है, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ये लॉजिक उसी पर बेस्ड है। चलिए देखते हैं क्या बोला है, किसका किसका डिफरेंस लेने को बोला है, पहले देख लो। 10 का पावर 25 माइनस 7 का डिफरेंस लेना है, 10 का पावर 24 प्लस x एक्सा, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है भैया किसके साथ, 3 के साथ, और x से हमें ऐसा रखना है कि शेष मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तभी तो डिवाइड होगा। चलिए घात को कैसे डिवाइड करते हैं, पहले ये देखो। 10 का पावर 25 किससे डिवाइड करना है, तो ये जो नंबर है उसको ऐसा नंबर में तोड़ेंगे कि ये 3 के मल्टीपल में आए। 3 के मल्टीपल में आए मतलब 9 प्लस 1 पावर 25। अब इससे क्या बेनिफिट है, इस 9 का रोल खत्म हो जाएगा, केवल जो एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पर, एक्स्ट्रा डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बचेगा, शेषफल बचेगा, वो इससे रिलेटेड रहेगा, एक्स्ट्रा से। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है 1, उसका पावर लगा दो कितना 25, कितना मतलब ये बता रहा है कि 10 का पावर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना शेष देगा, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, हमको बचाना नहीं है एक्स्ट्रा। चलिए सेम कॉन्सेप्ट 24 के लिए लगा लो, कितना आएगा 9 प्लस 1 होल पावर 24 डिवाइडेड बाई 3, ये भी आएगा 1 का पावर 24, कितना शेष बचेगा। ये सब एक्स्ट्रा बचते जा रहे हैं भैया, हमको एक्स्ट्रा नहीं बचाना है, तो उसी को तो बोल रहा है क्या रखेंगे एक्स के जगह में कि हमारे पास कुछ भी मत बचे। चलिए तो हमारा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, इसका कितना रिमाइंडर बचा 1 माइनस कितना 7, बीच में क्या लगा है माइनस, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा x। चलिए ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 7, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस नहीं होगा, प्लस के बजाय क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये
चलिए हम माइनस कर लेते हैं x, क्लियर हो गया। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा -7 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे देखो, अब करना यह है कि ऑप्शन को रखते हुए जाओ, x से हमें -7 -3 कितना आ गया -10। क्या ये कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से, अरे ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा अगर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो गया ना मतलब वही उसका आंसर है, नहीं हो रहा है मतलब नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। बी -7 -2 कितना आ गया -9। हाँ ये 3 से डिवाइड हो गया मतलब ये राइट आंसर है। लेकिन और मन तसल्ली के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। -7 माइनस कितना 4 -11 क्या डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा। ऑप्शन डी -7 -6 -13 क्या डिवाइड होगा 3 से, नहीं। मतलब ये दोनों भी ऑप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी, 2 इज द राइट आंसर। एक्स जे में 2 रखोगे तो कंप्लीट डिवाइड 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं रीड, फिर समझेंगे क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे बनेगा, क्या लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलिए, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं, या अचार वगैरह का डिब्बा जो चावल वगैरह पकड़ते हो ना डिब्बा पोल वाला, अंदर पोलर आता है, खोखला का मतलब ऐसा नहीं कि ढक्कन नहीं है, वो ढक्कन लगा हुआ भैया। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन के ऊंचाई की आधी हो, बेलन के ऊंचाई की आधी हो तथा बेलन का पूर्ण पृष्ठ, जो पूर्ण लिखा है उसके जगह संपूर्ण भी लिख सकता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 924 मतलब 924, खाली इसमें लिख दिया इकाई, इकाई नहीं होगा ये वर्ग इकाई होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। हो तो बेलन की ऊंचाई होगी, क्या होगी यही पूछा। ये होलो सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स if the radius of base of cylinder is half of height of the cylinder and the complete, जो complete लिखा है उसको whole total सब लिखेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 924 यूनिट लिखा है, यहां पर क्या लिखाना चाहिए स्क्वायर यूनिट, देन द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट पूछी है। चलिए सबसे पहले एक कुछ डायग्राम ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा फील हो जाए, है ना भाई। चलिए ये आ गया हमारा डायग्राम, क्लियर, और हमने इसको बना दिया, यहां पर लिख दिया हमने सॉल्यूशन। बोला क्या है, जितना ऊंचाई लोगे उसका आधा त्रिज्या लेना है। भैया आधा बाई 2 करोगे लफड़े में फंसोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा बहुत सारी दिक्कतें हैं, उससे अच्छा एक नया तरीका बनाते हैं, जब ऊंचाई का आधा करोगे त्रिज्या है तो उसको उल्टा भी तो बोल सकते हो कि जितना मेरे पास रेडियस है उसका डबल ऊंचाई है ना, रेडियस का डबल क्या हो गया ऊंचाई। एक ही सिंपल एक ही बात है भैया, दोनों को कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहां देखो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, बटा में नहीं है, इजी से सॉल्व होगा। चलिए क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर त्रिज्या एच ऊंचाई, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, डब्ल्यू एस ए होल सरफेस एरिया, सी एस ए कंप्लीट सरफेस एरिया, सबका मतलब एक ही है। ये कितना दिया है आपको 924 रख दो, 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब आर, आर का मतलब आर और एच के जगह में क्या लिख सकते हो 2r। चलिए आगे बढ़ते हैं, 924 2 इंटू 22/7 आर, आर और 2r कितना हो गया 3r। अब देखो यहाँ पर r कितने बार आ गया 2 बार, तो r का क्या हो जाएगा, जो यहाँ डिवाइड है
वो इधर जाकर मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, गुणा है वो भाग हो जाएगा। 924 गुणा 7 डिवाइडेड बाई, तो 22 इंटू 3, चलिए 22 से कम 22, 22 चौक 28, 22 दोने 44, चलिए 2 का एक बार में, 2 का 21, 3 एकम 3 और 3 का कितना 7। यहाँ पर क्या है आर का स्क्वायर, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 इंटू 7, अब 7 कितने बार भैया 2 बार। अब आपको समझ में आ गया होगा आर इक्वल टू कितना आ गया 7, मतलब यहाँ आर 2 बार था, यहाँ आर 7 2 बार है, मतलब आर कितने बार है 7 है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है पहले देख लो भैया क्वेश्चन, ऊंचाई होगी, ऊंचाई मतलब एच, एच का मतलब 2 आर, चलिए रख देते हैं एच बराबर 2 गुणित आर, आर मतलब 7, कितना आंसर दिखा दिया ये 14 14। क्लियर हो गया। इसको एक और तरीके से बना सकते हो, कैसे, यहां पर बोला है बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई की आधी हो, ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है आपका ऊंचाई है, हाइट बोला है ना, हाइट ये ऑप्शन है वो हाइट है। चलिए मैं पहला ऑप्शन को मान लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए, हाइट ऊंचाई को मान लेता हूं 14, तो त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी आधी हो गई भैया। क्या करना है फार्मूला रखो 2 पाई आर, आर का मतलब 7, आर प्लस है 7 प्लस कितना 14, चलो रख दो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू कितना आ गया 21, 7 से 7 कैंसल, 22 4 जा 2 जा 44 और 21 कितना आ गया भैया, ये आ गया, इसी में मैचिंग कर दिया। कब, जब एच को क्या लिया अपन ने 14, मैच नहीं करता तो क्या होता है आगे फिर देखते हैं ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मैच हो जाए वही हमारा आंसर है भैया। सॉल्व होना है वहां पर तरीका नहीं देखता कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, कभी तुक्का लगाने से आपका आ गया तो अच्छी बात है ना, तुक्का लगाना नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट वे में सॉल्व करो। 1 नंबर का सवाल होता है, 1 नंबर मतलब 1 रैंक 1000 रैंक पीछे हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा, ठीक है, और पसंद भी आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।